हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, जो है चैप्टर 7, जिसका नाम है प्रत्यवर्ती धारा। इस चैप्टर का हम पूरी तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक से हम इंट्रोडक्शन इसका करेंगे जी। देखिए, ये इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं पहले से ही स्पष्ट रूप से कहता आ रहा हूं कि भैया इंट्रोडक्शन जो क्लास होती है वो उस चैप्टर का आधार होता है। अगर वो नहीं समझे तो आगे आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं कहूँगा इस वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट ध्यानपूर्वक समझते हुए, सीखते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरी तरीके से बेसिक से हम इसको सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जिनको हम पे विश्वास है वो स्पष्ट रूप से मैं कहूँगा कॉपी पेन लेकर आज बैठ जाइएगा, ठीक है। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सबसे ज्यादा कोई चैप्टर हार्ड लगता है, तो वो है प्रत्यवर्ती धारा। प्रत्यवर्ती धारा चैप्टर बहुत ही हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन ज्यादा है, यहाँ पे सिंबल ज्यादा है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं कह रहा हूं ना, वो डिफिकल्ट आज आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, बस केवल साथ आपको देना है। चलिए जी, तो सबसे पहले हमें यह जानना है प्रत्यवर्ती धारा कहते किसे हैं। इसी को प्रत्यवर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, या इसी को हम ए और सी से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रत्यवर्ती धारा है क्या जी? तो प्रत्यवर्ती धारा का मतलब सिंपल सा यही होता है, यदि धारा की दिशा, ठीक है ना, यदि धारा का हम कह सकते हैं कि धारा का जो मान है, मतलब विद्युत धारा का मान एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। मतलब सिंपल सा ये मतलब है, मान कहें या दिशा, यहां पे थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए, सपोज इट ऐसे हम मान लेते हैं ये दो बिंदु है, ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट्स को। ये एक बिंदु है और एक दूसरा ये बिंदु है। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं ए, ये हमारे बी बिंदु है, ठीक है ना, और ये हमारे ए और बी बिंदु हैं। अब समझिएगा, इसमें अगर धारा बह रहा है तो धारा की दिशा इधर से इधर बह रही है, ठीक है ना। परंतु क्या है कि इसके नीचे फिर से ए और बी, सेम यही बिंदु है ए और बी, और इसमें जो धारा बह रहा है, इसमें जो धारा बह रहा है वो जस्ट इसके अपोजिट इस दिशा में बह रहा है। और ये क्या है, एक निश्चित समय में हो रहा है, एक निश्चित समय मान लेते हैं टी समय में हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि एक सेकेंड में ही धारा क्या हो रही है, इधर भी बह रही है और इधर भी बह रहा है। समझ रहे हैं? मतलब सिंपल सा बात कहें, एक सेकेंड है, एक सेकेंड मान लेते हैं, तो एक सेकेंड में हाफ दो होंगे ना, तो हाफ सेकेंड में इधर बह रहा है और हाफ सेकेंड में क्या हो रहा है, इधर बह रहा है। हालांकि यहाँ पे सेकेंड से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम एक निश्चित समय मान लेते हैं टी, तो टी समय में ही ना इधर भी बह रहा है, इधर भी बह रहा है। इसका मतलब टी हाफ में इधर बह रहा होगा और फिर से टी हाफ जो बचा इसमें धारा इधर बह रहा होगा। तो यही हम कह रहे हैं कि धारा की दिशा जो है ना वो परिवर्तित होता रहे एक निश्चित समय अवधि पर। तो हम ये क्या बताया कि यदि धारा का मान, यहाँ पे क्या है, ये धारा बह रहा है, तो यदि धारा का मान, या हम कह सकते हैं कि यदि धारा की दिशा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होता रहे, कभी इधर कभी इधर, तो उस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। बताइए समझ में आया या नहीं आया? पहले बात, प्रत्यवर्ती धारा क्या कहेंगे कि वह धारा, मतलब यदि धारा का मान या यदि धारा की दिशा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात बदलता रहे, तो उस धारा को ही प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। कभी धारा इधर बह रही है, कभी इधर बह रही है, बट एक निश्चित समय में ही इधर भी बह जा रही है, इधर भी बह जा रही है, तो वही धारा प्रत्यवर्ती धारा कहलाएगी। समझ गए ना इतनी बात? वही हमने लिखा हुआ है कि यदि धारा की दिशा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होती है, परिवर्तित मतलब बदलती रहती है, तो उसे प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अब देखिए, हालांकि ऐसे फिगर नहीं बनाया जाता। अगर अल्टरनेट करंट प्रत्यवर्ती धारा का अगर हम फिगर से आपको समझाएं तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनता है दोस्त।
ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूँगा, जैसे इसका फिगर कैसे बनता है समझिएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है क्या, चलिए मैं सीधा थोड़ा बना दूँ। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास देखिए एक ये हमारे मान लेते हैं कि ये हमारा टी समय है, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे समय है टी, ये समय टी को दर्शाया गया है कि इधर जितना आगे बढ़ेंगे वो समय लग रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे हम बिंदु कह सकते हैं जहाँ से स्टार्ट होगा। मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ से धारा बह रही है, ठीक है ना। मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ से धारा बह रही है, तो पहले तो इस तरीके से धारा बहती है, अब फिर से यहाँ से यहाँ तक, या थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ तक लेने देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जो अल्टरनेट करंट है ना वो इसी तरीके से बहती है, इसी तरीके से। तो इसमें क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो धारा बह रही है, तो देखिए एक सबसे पहले देखिए जितना ऊपर जा रहा है उतना ही ये नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका पूर्ण चक्र है, यहाँ तक ये पूर्ण चक्र हो जाएगा, यहाँ तक एक पूर्ण चक्र हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाले को निगेटिव मानते हैं। तो जितना ये धनात्मक में ऊपर गया है उतना ही ऋणात्मक में नीचे आया है, ये बात समझ रहे हैं। और ये हम एक, ये क्या है, ये टोटल हमारा एक चक्र है, एक पूर्ण चक्र है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा एक पूर्ण चक्र है कि नहीं, एक पूर्ण चक्र है, मतलब प्लस और माइनस मिलता है ना, तो ये पूरा एक पूर्ण चक्र हो गया। तो एक पूर्ण चक्र में हमारा क्या हो रहा है, एक प्लस भी हो रहा है, एक माइनस भी हो रहा है। और यहाँ पे पूर्ण चक्र का मतलब मान लेते हैं पूर्ण समय क्या लग रहा है, टी समय। तो टी समय में ये प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं कि धारा इधर जब बहेगी तो मान लेते हैं प्लस हो गया, और जब धारा इधर बह रही है, ठीक है ना, तो वो माइनस हो गया। तो ये प्लस माइनस का मतलब ही बता रहा है कि धारा की दिशा अलग अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज आपको जानना है कि देखिए टी समय में ही एक निश्चित अवधि है, टी समय में प्लस में भी हो रहा है, माइनस में भी हो रहा है। तो इसका मतलब टी समय में ये प्लस माइनस हो रहा है, तो टी हाफ, अगर हम टी हाफ कर दें, मतलब आधे समय में कर दें टी हाफ, तो टी हाफ में केवल एक अर्ध चक्र होगा। क्या होगा, टी हाफ में केवल पॉजिटिव बनेगा, और फिर से टी हाफ में क्या होगा, ऋणात्मक बनेगा, मतलब माइनस होगा। कौन, प्रत्यवर्ती धारा का मान। यहाँ पे ये देखेंगे कि देखिए ये सबसे, देखिए धारा का मान इस तरीके से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सबसे ऊपर यही बिंदु है, यहाँ तक धारा का मान सबसे अधिक हो गया। तो इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जब धारा का मान सबसे अधिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर धारा का मान सबसे अधिक हो गया ना, यहाँ पे धारा का मान सबसे अधिक हो गया, तो इस बिंदु को ही है ना हम ना आई नोट से प्रदर्शित करते हैं। ये आई नोट क्या है, ये हम अभी आपको आगे बता देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, धारा का अधिकतम मान है, ठीक है ना, जो है आई नोट, ठीक है, अभी बता दिया हमने। और ये क्या है, धारा का सबसे न्यूनतम मान है, कम मान है ऋणात्मक में, ठीक है ना, नीचे आप जाएंगे तो इतनी बात आप समझ के होंगे, मैं आशा करता हूँ। बताइए इतनी बात आप समझ के कि नहीं, इतना आप समझ के होंगे, ठीक है ना। चलिए इतना आप समझ के, अब हमें ये जानना है दोस्त, अब हमें एक और चीज जानना है कि प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला जो होता है वो है I इक्वल टू, प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस फाई, ये होता है दोस्त। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, किसका है जी, प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। अब यहाँ पे कोई पूछ दे कि भैया ये सब क्या क्या है, तो ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये जो है ना, ये इसका नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा है प्रत्यवर्ती धारा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, प्रत्यवर्ती धारा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये है प्रत्यवर्ती
धारा। यहाँ पे ये क्या है हमारा, तो ये भी आप याद रखेंगे। आई नॉट क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा आई नॉट है ना, यहाँ पे जो हमारा आई नॉट है ये क्या है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये है धारा का, मतलब प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान मतलब समझ रहे हैं, धारा का सबसे अधिकतम मान है। यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा, यहाँ तक ये हम बात करें ओमेगा की, तो ये ओमेगा क्या है, तो ये है कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति है जो है ओमेगा, टी क्या है, समय है। तो ये कोणीय आवृत्ति है जो है हमारा ओमेगा से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज आप जानेंगे कि आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स है जिसको जान लेना अभी आवश्यक है। तो आवृत्ति, ओनली आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति, उसको हम आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज नोट्स में मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, समझिएगा। आवृत्ति को एफ से जानते हैं, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से। अब ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ, समझिएगा। ओमेगा, कोणीय ओमेगा मतलब कोणीय जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से अगर हम केवल एफ का मान निकालें, तो ये 2 पाई इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो एफ का मान अगर निकालें तो ये ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे कैसे ये हुआ है। तो यहाँ से हमने क्या जाना कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पे एफ का मान अगर निकालें तो ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से क्या होता है कि एक और चीज़ हम जानते हैं जो है आवर्तकाल। क्या हम जानते हैं, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल t इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू 1/f होता है। आवर्तकाल t इक्वल टू 1/f होता है। तो ये फॉर्मूला है जी। अब हम क्या करेंगे, इस f के जगह पर ये हम मान रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आवर्तकाल t इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, t इक्वल टू ये 1 है, और नीचे हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा बाई 2 पाई रख सकते हैं, ओमेगा बाई 2 पाई रख सकते हैं। ये हमने रख दिया, ठीक है ना। अब समझिएगा, इतना हमने रख दिया ना, अब समझिए। अब ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। तो ये 2 पाई बाई ओमेगा आ गया। तो ये एक आवर्तकाल का एक फॉर्मूला ये है। परंतु ये देखिए, ये इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। मतलब अगर हम दोनों को पाछांतर कर दें, इस ओमेगा को इधर ला दें और इस टी को इधर लगा देते हैं, ये इधर भाग में है तो इधर आएगा गुणा कराएगा, ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग कराएगा। मतलब पाछांतर करते हैं ना, तो यहाँ से ओमेगा का केवल आवृत्ति का एक फॉर्मूला मिलता है जो है 2 पाई बाई टी। ये ओमेगा और टी का स्थान हमने परिवर्तित कर दिया है पक्षांतर से। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमें मिलता है जो है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। जहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा ओनली क्या है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। यहाँ पे 2 पाई है एक नियतांक, ये टी क्या है, एक समय है जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्यों हम बता रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट एक ये समीकरण है जिसको आप याद रखेंगे। क्यों ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए है, जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे ना, तो उस समय पर हम आपसे कहेंगे कि ये फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे भैया कहाँ से आ गए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इसीलिए हम पहले ही आपको बता देते हैं कि ये ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, जिसको आपको याद करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। याद करने की क्या है, आवश्यकता है आपको, ठीक है। चलिए जी, इतनी बात आप समझ के होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम समझाना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। सब हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, केवल मैं चाहता हूँ इतना ही कि ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होने लगेगी इस तरीके से।
देखिए क्या यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं, समझिएगा। ठीक है, देखिए ये सब इतना बात आप समझ गए। अब हम क्या जानेंगे जी, अब हम जानेंगे कि प्रत्यवर्ती धारा का मान अगर हम निकालें, प्रत्यवर्ती धारा का मान, अगर हम प्रत्यवर्ती धारा का मान निकालें इस फॉर्मूले की सहायता से, तो देखिए ये हम प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला हम जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्यावक्रीय प्रत्यवर्ती धारा। इस फॉर्मूले को ही हम ज्यावक्रीय, मतलब चलिए अब बताते हैं। प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है जी, प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला होता है I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, ये हम जानते हैं इतनी बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर चूंकि यहाँ पे जो फाई है इसका मान हम 0 मान लेते हैं। ठीक है ना, यदि फाई = 0 हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया, ये फाई क्या होता है इसको अभी आपने नहीं बताया। हाँ जी, मैंने नहीं बताया है। फाई हम आगे आपको बताएंगे, उसके लिए आप परेशान ना हो। हालांकि फाई को कालांतर कहते हैं, ये इतना आप याद रखेंगे, बट फिर भी हम आगे इसको बताएंगे कि ये सब क्या है जी। ठीक है ना, बट ऐसे मान लेते हैं कि फाई का मान यदि 0 हो तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे जो आई का मान आ जाएगा, आई का मान वो क्या हो जाएगा, I0 sin ओमेगा टी ओनली हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, I = क्या हो जाता है, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, I = I0 sin ओमेगा टी। यदि कालांतर का मान क्या हो, यदि कालांतर का मान 0 हो तो। ठीक है ना, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, ज्यावक्रीय प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला हम कहते हैं हालांकि। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक समझ गए होंगे इतना। ये तो एक चक्र आपने ये सब कुछ समझ ही लिया। एक और चीज़ आपको जानना चाहिए, वो क्या है दोस्त, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रेड कलर से बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो आप पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पे बता दूँ क्या साइड में, चलिए यहीं पे हम बता देते हैं। उस समय से बताएं कि I क्या है, प्रत्यवर्ती धारा, I क्या है, धारा का शिखर मान है, साइन तो क्या है, नियतांक है, यहाँ पे ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, टी क्या है, समय है, यहाँ पे फाई कालांतर है, उसको हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे हम ये आपको बताना चाहते हैं दोस्त कि यहाँ पे जो इतना शब्द आपको दिख रहे हैं ना, इतना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जिसमें कोष्ठ में फाई ओमेगा टी बाय प्लस फाई है, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं कला। इसको क्या कहते हैं, कला कहते हैं, फेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कला कहते हैं, फेज कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब देखिए हम डिटेल में आपको बता दिए। ये इतना आपको प्रत्यवर्ती धारा के बारे में पता होना आवश्यक है जी, नीड है। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंटों को क्यों नहीं समझ पाता ये टॉपिक जानते हैं, क्योंकि उनको बेसिक सब पता नहीं है। अब बताइए इतनी बात आपको पता चल गया या नहीं, कि आपको प्रत्यवर्ती धारा का परिभाषा पता चला कि वह मतलब यदि धारा का मान या धारा की दिशा क्या हो, एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे, तो उसी को हम प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यवर्ती धारा को जाहिर सी बात है ऐसे हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यवर्ती धारा में एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ये एक पूर्ण चक्र की बात हो रहा है कि एक चक्र में, ये एक चक्र है, एक चक्र में जो समय मान लेते हैं ये टी है, एक चक्र में ये समय लग रहा है टी, तो एक चक्र में ही प्लस और माइनस होता है। तो आधे चक्र में मतलब प्लस होता है और आधे चक्र में माइनस होता है। तो समय को पूर्ण चक्र के लिए समय क्या है, टी है, और आधा चक्र के लिए समय क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। ये धारा का सबसे अधिकतम मान है, इसलिए धारा का शिखर मान कहते हैं, जिसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका फॉर्मूला, इतनी बात आप समझ ही गए हैं। ये हमने केवल यहाँ से ये हमने एक्स्ट्रा आपको बताया है। ये जितनी भी बातें बताई हैं ना, ये सभी बातें ये हमने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, ये हमने एक्स्ट्रा बताया है, एक्स्ट्रा, जिससे कि आपको आगे जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने नीचे बताया है।
ठीक है ना। यहाँ पे ये आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हम बात है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए ले लिए ना। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अब देखिए क्या मैं इरेज करने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैं इसी वाले को इरेज करता हूँ, यहीं पे हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए जितना जगह है उतने में ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम कुछ आपको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे 2-3 बातें हैं कि जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नोट में एक बार, ठीक है ना। एक नोट में आपको एक पॉइंट्स याद रखना है जो कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहली पॉइंट आपको याद रखना है कि धारा का, प्रत्यवर्ती धारा का एक चक्र में, एक पूर्ण चक्र में, ठीक है ना, धारा का औसत मान कितना होगा। औसत मान, ये आपसे कोई पूछ दे कि एक ये पूरा चक्र है, एक पूर्ण चक्र है, प्लस माइनस मिल जा रहा है, ये एक पूर्ण चक्र है, तो एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होगा। तो याद रखेंगे आप कि धारा का, प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए कितना होता है, 0 होता है, 0। अब सोचेंगे आप सर कैसे होता है, तो देखिए पूर्ण चक्र का मतलब देखिए जितना ये प्लस हो रहा है उतना ये माइनस हो रहा है, तो जितना ये प्लस हो रहा है उतना ये माइनस हो रहा है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 नहीं आएगा कि नहीं। तो यही बात है जी। नहीं समझ में आया तो देखिए मान लेते हैं ये ऊपर गया, तो मान लेते हैं सबसे अधिक हो गया, तो ये प्लस में 5 हो गया। और ये नीचे भी आया तो देखिए जितना ये ऊपर गया उतने नीचे आया, तो इसका मतलब -5 हो गया, तो +5 से -5 कैंसिल हो गया, तो 0 ही ना आएगा दोस्त, आएगा कि नहीं। तो ये बात है जी, तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो एक पूर्ण चक्र में जो धारा का एक क्या होता है, औसत मान होता है, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना, 0 होता है दोस्त। अब यहाँ पे एक याद रखेंगे कि यदि कोई कह दे कि अर्ध चक्र में या आधे चक्र में, आधे चक्र का मतलब समझ रहे हैं, आधे चक्र का मतलब T2 समय में यहाँ पे कह रहे हैं आधे चक्र में औसत मान कितना होगा, आधे चक्र में धारा का औसत मान कितना होगा, धारा का औसत मान कितना होगा। तो याद रखेंगे आधे चक्र में धारा का जो औसत मान होता है वो 2I0/π होता है। तो ये आप याद रखेंगे कि एक आधे चक्र में धारा का औसत मान इक्वल टू 2I0/π होता है, जहाँ I0 क्या है, धारा का शिखर मान है। क्या है जी, धारा का शिखर मान है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है तीसरा, एक और पॉइंट से याद रखेंगे कि प्रतिवर्ती धारा जिसे AC कहते हैं, तो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का जो मान होता है, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम किससे दर्शाते हैं, तो इसको IRMS से दर्शाते हैं। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। देखिए प्रतिवर्ती धारा कह रहे हैं, तो पहले हम प्रतिवर्ती धारा ले लेंगे जिसको I से दर्शाते हैं। फिर से कह रहे हैं वर्ग, तो वर्ग हम इसका कर देते हैं। फिर से माध्य कह रहे हैं, माध्य का मतलब इसके ऊपर माध्य हमने लगा दिया। फिर से आता है मूल, मूल का मतलब होता है रूट में, तो रूट हमने कर दिया। अब मान है तो ये हमारा मान हो गया। तो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का ये है जी, जो है रूट में माध्य के ऊपर क्या है, माध्य, नीचे क्या है, I² है। अब जब इस वाले को यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा गया है समझिएगा। यहाँ पे लिखा ये गया है कि IR, ये ऊपर है जी, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि IR
एस, IRMS है, IRMS इक्वल टू क्या लिखा गया है, रूट में क्या लिखा गया है, रूट में आई स्क्वायर और ये मॉड है। जब इस वाले को पूरी तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो आता है वो आई नॉट बाई पाई आता है, ठीक है ना। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आई नॉट बाई क्या आता है, आई नॉट बाई 2 आता है, रूट में 2, ठीक है ना। आई नॉट बाई रूट में 2 आता है। प्रत्यवर्ती धारा का जो हम सॉल्व करेंगे वर्ग माध्य मूल मान, तो आई नॉट बाई रूट में 2 आता है। तो ये एक हमें समीकरण यहाँ से मिलता है, इस समीकरण को आप याद रखेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये क्या है, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। जब हम सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले को हम जब सॉल्व करेंगे ना तो हमें ये मिलेगा आई नॉट बाई रूट में 2। तो इतना आप याद रखेंगे। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी इस वीडियो में ही हमने आपको बता दिया, उसको हमें सॉल्व करना है आगे, जो है अर्धचक्र में धारा का औसत मान। ये एक फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करना है। तो ये आप लिख लीजिए पहले ही VVI, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ VVI। तो इसको अब तैयार करना है। दूसरा, इससे भी, इस वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो है प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसको भी हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसको तैयार करते हैं। देखिए फिलहाल तो मेरा इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो एक डेरिवेशन में ज़रूर करा देता। बट चलिए कोई नहीं जी, आज के लिए हम इतना ही क्लास में रहने देते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए होंगे, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, तो एक दिल वाली इमोजी आपको तो भेजना ही है दोस्त, ठीक है ना। जैसा भी आप बनाते हैं तो एक दिल वाली इमोजी भेज देंगे, बहुत है दोस्त। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हाँ जी, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो मैं इस चैप्टर को चाहता हूँ कि पूरी तरीके से बेसिक से पढ़ा दूँ, बेसिक से पूरा, ठीक है ना, छोटा बड़ा सब टॉपिक पढ़ा दे, जिससे कि आपको सब समझ में आए। पर फिर भी मैं देखता हूँ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाता। क्योंकि लड़कों को चाहिए ना कि आधे घंटे में पूरी फिजिक्स कैसे कंप्लीट हो जाए, ऐसे ऐसे उन मतलब टॉपिक वो सोचते हैं। तो ऐसा कैसे हो पाएगा दोस्त, 90% भी चाहिए, अब पढ़ना भी नहीं है, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। अगर ये वीडियो में अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला तब मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, अब पूरी तरीके से कंप्लीट इस चैप्टर को कराऊंगा। पर इसके लिए केवल वीडियो को आगे, मतलब वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिलना ही काफ़ी नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस चैप्टर का पूरा हम बेसिक से आपको पढ़ा दें, या ओनली इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको ही हम अच्छे तरीके से कवर कराते हुए, समझाते हुए चलें। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कराना अच्छी बात है, ठीक है ना, जिससे कि समय आपके पास कम है तो अच्छे से हम पढ़ाई अपना कर लें। जैसे आप कहेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहेंगे चैप्टर वाइज कराने का तो वो करा देंगे, या आप कहेंगे कि इस चैप्टर को पूरी तरीके से बेसिक से पढ़ाइए तो वो भी करेंगे। कमेंट सेक्शन करना, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अनिवार्य है दोस्त, मैं इतना कहूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ से अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश की पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन होंगे यदि बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, एक वीडियो आएगा उसको ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12 की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट, आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का फुल नोट्स चाहिए,
इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट से सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।